हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 का विज्ञान का पाठ दूसरा का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता रहता है या फिर 2023 में आने वाला है, उस प्रश्न को यहाँ हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं। आप लोग क्या कीजिए कि उसको या तो वीडियो देखकर प्रश्न को लिख लीजिए या अगर किताब है तो उसमें ट्रिक लगा लीजिए और उसको याद कीजिए। 100% गारंटी है कि यही प्रश्न जो है आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। डेली जो है आपको शाम को 7 बजे सोमवार से लेकर बुधवार तक विज्ञान की वीडियो आपको मिलेगा। आप लोग मेरे चैनल से जाकर देख सकते हैं। तो हम पाठ दूसरा अम्ल, क्षार एवं लवण पाठ का नाम है। इस पाठ में बहुविकल्पी प्रश्न जो दिया है उसको बता रहा है। तो बहुविकल्पी का पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न दिया है कि निम्न में प्रबल क्षार है, यानी कि 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से प्रबल क्षार कौन सा है ये हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है CaOH का ट्वाइस, ऑप्शन नंबर बी दिया है KOH, ऑप्शन नंबर सी दिया है MgOH का ट्वाइस और ऑप्शन नंबर डी दिया है NH4OH। इन चारों में से प्रबल क्षार कौन सा है ये हमको ट्रिक लगाना है। आपको जो है OMR शीट मिलेगा, उस पर आपको जो है भरना होता है, गोला करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी दिया है KOH, ये हम लोग का प्रबल क्षार है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है H2S विलयन का pH मान है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमको pH मान बताए हैं। pH का मान अगर जो है 7 से कम होता है तो हम लोग का अम्लीय विलयन होता है, यानी अम्ल होता है, अम्लीय होता है। अगर pH का मान 7 से अधिक होता है तो क्षारीय विलयन मतलब क्षार होता है। और pH का मान अगर 7 रहेगा, 7, तो उसको उदासीन बोलते हैं, उदासीन विलयन बोलेंगे। और जो शुद्ध जल होता है उसका pH मान भी 7 होता है, यानी उदासीन होता है। तो यही इसमें प्रश्न कह रहा है कि H2S का विलयन का pH मान है, या ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है कि अम्लीय विलयन का pH मान है। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है, या प्रश्न आ सकता है कि H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान है। एक प्रश्न को देखिए 3 तरीके से घुमा फिरा के पूछ रहा है, लेकिन सबका उत्तर सेम रहेगा। इसमें ऑप्शन दिया है पहला, ए दिया है 0, बी दिया है 7, सी दिया है 7 से कम और डी दिया है 7 से अधिक। यानी कि इसमें अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है, तो यहाँ देखिए अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है, 7 से कम होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी दिया है 7 से कम, ये हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, और कोई विलयन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान संभवतः कितना होगा। ऑप्शन दिया है ए 1, ऑप्शन बी दिया है 4, ऑप्शन सी दिया है 5 और ऑप्शन डी दिया है 10। तो अगर लाल लिटमस को नीला करता है तो उसका pH मान होता है 10, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। यहाँ पे क्या हुआ कि लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान 10 आया था। यहाँ पे क्या है कि नीले लिटमस को लाल कर देता है तो उसका pH मान क्या होगा। ऑप्शन दिया है ए 6, ऑप्शन बी दिया है 7, ऑप्शन सी दिया है 8 और ऑप्शन डी दिया है 10। तो देखिए अगर जो है लाल को नीला करेगा तो वहाँ पे pH मान हम लोग का जो है 7 से अधिक होगा, लेकिन अगर नीला को लाल करेगा तो वहाँ पे जो pH मान होगा 7 से कम होगा। तो यहाँ पे 7 से कम ऑप्शन नंबर ए दिया है 6, यानी सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 इसका जो है pH मान होगा। अगला प्रश्न है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, यानी शुद्ध जल का pH मूल्य है। यहाँ खुद बताया कि pH मान जो 7 है उदासीन होता है और शुद्ध जल का जो है pH मान हम लोग का 7 होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर दिया है, ए दिया है 0, बी दिया है 1, सी दिया है 7 और डी दिया है 14। तो ऑप्शन नंबर जो सी है 7 वो शुद्ध जल का pH मान होता है और उसी को उदासीन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर आता रहता है और 2020 में और 22 में पूछा है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, इसका ऑप्शन दिया है ए NaHCO3, ऑप्शन नंबर बी दिया है Na2CO3 इंटू
10H2O, ऑप्शन नंबर सी दिया है CaO Cl2 और ऑप्शन नंबर डी दिया है NaOH। चारों में से धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर जो बी दिया है Na2CO3 इंटू 10H2O, ये धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे जो है अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, यानी कि अम्लीय लवण कौन सा होगा। ये भी देखिए 2013, 15, 20, 22 अक्सर ये पूछता रहता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी है। इसका ऑप्शन दिया है कि पहला NaCl, दूसरा दिया है NaHSO4 और तीसरा दिया है Na2SO4 और चौथा दिया है KCN। चारों में से अम्लीय लवण कौन सा है ये हमको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी NaHSO4, ये हम लोग का अम्लीय लवण होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है, यानी जो पानी होता है उसमें जीवाणु रहित शुद्ध पानी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है CaOCl2, ऑप्शन नंबर बी दिया है CaCl2, ऑप्शन नंबर सी दिया है CuCl2 और ऑप्शन नंबर डी दिया है CaCO3। चारों में से जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किस जो है पाउडर का प्रयोग हम लोग करते हैं, विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए दिया है CaOCl2, इसका प्रयोग करते हैं। इसका नाम ब्लीचिंग पाउडर भी है। अब ब्लीचिंग पाउडर को डालकर ही पानी को शुद्ध किया जाता है, यानी कि जीवाणु रहित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया कि खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है, जो खाने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है Na2CO3, ऑप्शन नंबर बी दिया है NaHCO3, ऑप्शन नंबर सी दिया है NaCl2 और ऑप्शन नंबर डी दिया है NH4Cl। चारों में से खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया है NaHCO3, ये खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है धावन सोडा का रासायनिक नाम है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2014, 15, 16, 22 में अक्सर ये पूछता रहता है। तो धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है। अभी हम लोग धावन सोडे का रासायनिक सूत्र पढ़े हैं Na2CO3 इंटू 10H2O, ये हम लोग धावन सोडे का रासायनिक सूत्र है, लेकिन इसका रासायनिक नाम क्या है ये इस प्रश्न में हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है इसमें ए सोडियम क्लोराइड, बी दिया है सोडियम कार्बोनेट, सी दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट और डी दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन चारों में से धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है ये पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया है सोडियम कार्बोनेट, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसका फार्मूला हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। धावन सोडे का रासायनिक सूत्र इसका हो जाएगा। तो ये रहा हम लोग का बहुविकल्पीय प्रश्न। अब आपको बता रहे हैं लघुत्तरीय प्रश्न, जो 3 प्रश्न आएगा और एक प्रश्न जो है 4 नंबर के लिए रहेगा। पहला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र निरोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। या प्रश्न को ऐसे ही पूछ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल योजन अभिक्रिया लिखिए। ये 2020 में प्रश्न आया था, 2022 में प्रश्न ये आया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल योजन अभिक्रिया जो होता है उसको लिखना है। तो इसका देखिए उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हम लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाता है क्योंकि यह आर्द्रता नमी यानी जल के संपर्क में आकर बड़ी तीव्रता से जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, जो कि एक बहुत ही कठोर पदार्थ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जैसे हम लोग जो है खुले स्थान में रखते हैं तो इसमें अगर नमी मिलेगा या जल मिलेगा या आर्द्रता मिलेगा तो तुरंत ये क्या करेगा, बहुत तेजी में जो है ये जिप्सम में परिवर्तित हो जाएगा और जिप्सम में बहुत ही कठोर पदार्थ हो जाता है। इस अभिक्रिया का समीकरण निम्न है। हम इसको जो है एक जो है समीकरण के द्वारा समझ सकते हैं। लिखा है कि CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 1 सही 1/2 H2O को जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो CaSO4 इंटू 2H2O के रूप में परिवर्तित हो जाता है।
यानी कि जब हम लोग इसको जो है ऑक्सीजन जल के माध्यम से जैसे हम खुले स्थान रखते हैं तो ये जो है बहुत तेजी से जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है और जिप्सम जो है बहुत ही कठोर पदार्थ होता है। लघुत्तरीय प्रश्न का दूसरा प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो अक्सर आता रहता है कि पीएच की परिभाषा दीजिए, यानी पीएच जो मान अब यहाँ है इसका परिभाषा हमको देना है या इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है। या प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है कि पीएच मूल क्या है, हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है उसको समझाइए। या प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है पीएच मान से आप क्या समझते हैं, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण क्या होता है। एक प्रश्न है लेकिन इसको 3 तरीके से घुमा फिरा के पूछा है कि पीएच मान को परिभाषित कीजिए, ये हमसे पूछ रहा है। तो इस प्रश्न को देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे। इसका उत्तर लिखेंगे सबसे पहले कि पीएच अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने की इकाई है। अगर पीएच का परिभाषा सिर्फ कह दे कि पीएच की परिभाषा दीजिए तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, इसका परिभाषा कि पीएच अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने की इकाई है। किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है, उसको हम लोग पीएच बराबर माइनस log H प्लस के द्वारा नोट कर सकते हैं। अब इसमें जो है कह रहा है कि शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण जो होता है 1×10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है। अब दैनिक जीवन में पीएच मान का क्या महत्व इसको समझिए। तो इसको हेडिंग लिखेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पहला लिखेंगे इसमें हमारे पाचन तंत्र का पीएच हेडिंग रहेगा, इसके बारे में लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे हमारे उदर में स्थित HCl यानी हाइड्रोक्लोरीन अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है, यानी कि भोजन को पचाने में सहायक होता है। अधिक मात्रा में HCl का उत्पादन उदर में गंभीर दर्द व जलन उत्पन्न कर देता है। अधिक मात्रा में जब इसका हम लोग उपयोग करते हैं तो गंभीर दर्द हो जाता है और जलन होने लगता है, जिससे मुक्त होने के लिए प्रति अम्ल यानी एंटा एसिड लेना पड़ता है। यह HCl की अधिक मात्रा को अभिक्रिया द्वारा उदासीन कर देता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रति अम्ल का एक अच्छा उदाहरण है। कहने का मतलब है हमारे शरीर में पाचन जो है, अगर हम लोग पाचन की अभिक्रिया में ये पचाने के काम करता है और हम लोग इसमें अगर ज़्यादा ले लेते हैं तो इसमें गंभीर दर्द व जलन भी हो जाता है। तो ये हम लोग का जो है हमारे पीएच मान का जो है पाचन में काम होता है। ऑप्शन नंबर जो दूसरा दिया इसमें पीएच परिवर्तन के कारण दंद या क्षय, इसमें वो क्या होता है इसको समझिए। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम अर्थात अधिक अम्लीय होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। जैसे हमारे मुंह का जो अम्लीय 5.5 से कम होता है तो दांतों का गिरना जो है प्रारंभ हो जाता है। दांतों की सुरक्षा के लिए दांतों पर कैल्शियम फास्फेट का एनिमल होता है, जिसका पीएच मान जो है 5.5 से कम होने पर संक्षारण हो जाता है। उचित दंत मंजन क्षारीय प्रकृति के होने कारण के प्रयोग द्वारा दंत क्षय को रोका जाता है। जो हम लोग दंत मंजन जो करते हैं, जो हम लोग टूथपेस्ट का यूज करते हैं और अच्छे क्वालिटी का रहेगा तो उससे हमारे दांत जो है जो क्षय होता है उसको हम लोग रोक सकते हैं। तो इसको हम लोग जो है हमारे दांत को जो है सुरक्षित रखने में भी पीएच का जो है बहुत ही महत्व है। अगला ऑप्शन दिए, अगला जो है हेडिंग लिखेंगे 3 नंबर पे पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। अब इसके बारे में देखिए कि मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है। जैसे मधुमक्खी जो है काटती है, डंक लगाती है तो उसमें अम्ल होता है, जो इसके द्वारा काटने पर यह हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाता है। जैसे ही वो जो हमको जो है डंक मारती है तो उसके अंदर जो अम्ल होता है वो हमारे शरीर में पहुंच जाता है, जिससे हमें जलन व दर्द का अनुभव होता है। जैसे ही डंक मारेगी तो हमको जलन भी होगा और दर्द भी होगा। डंक मारे गए स्थान पर बेकिंग सोडा जैसे दुर्लभ क्षार लगाने से आराम मिलता है। जहां पे अगर मधुमक्खी जो है डंक मारी है वहां पे बेकिंग सोडा या दुर्बल क्षार का उपयोग हम लोग करेंगे तो वहां से आराम हो जाता है। इसी प्रकार कई अन्य जंतुओं से हम उचित उपचार द्वारा आत्मरक्षा कर सकते हैं। यानी पीएच का प्रयोग करके जो है अगर कई ठो जानवर हमको जो है हमला करते हैं तो उसमें बच सकते हैं।
पौधों में पीएच, अब पौधों में देखिए पीएच कैसा होता है, चौथा हेडिंग लिखेंगे लोग, कई पौधों से हानिकारक अम्लों का स्राव होता है, यानी कि कई पौधे होते हैं जिसमें हानिकारक अम्लों का स्राव होता है। जैसे नेटल एक शाकीय पौधा है, इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं जो जंतु के शरीर से छू जाने पर डंक जैसा दर्द होता है। एक पौधा होता है शाक का, शाक के पौधे में जो पत्ता होता है, पत्ते में डंक जैसे मारने वाला उसमें एक बाल होता है, जैसे हम जंतु के शरीर में छूता है तो लगेगा कि हमको कोई डंक जैसा एहसास होगा और उसमें दर्द होता है। इससे उत्पन्न दर्द को दूर करने के लिए ढाक के पौधे के पत्ते यानी रगड़का का प्रयोग किया जाता है। अब हमको अगर वहाँ पे अगर दवा का व्यवस्था नहीं हो पाया तो वहाँ से एक होता है डाक का जो पौधा होता है उसके पत्तों को लेकर हम रगड़ देंगे जहाँ पे डंक हुआ है तो उससे जो है दर्द हमारा दूर हो जाएगा। तो पीएच में जो पीएच है वो पौधों में भी इसका उपयोग होता है। तो ये रहा, अब ये पहला ये रहा हम लोग का जो है जो पीएच का परिभाषा और दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है इसके बारे में हो गया। जब ये पूरा लिखेंगे तो हम लोग को 4 नंबर के लिए एक प्रश्न होगा। प्रश्न नंबर तीसरा लघु उत्तरीय प्रश्न ये आपको आएगा 4 नंबर के लिए। तो देखिए प्रश्न ये कह रहा है कास्टिक सोडा तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। कास्टिक सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये हमको जो है लिखना है। तो हम हेडिंग लिखेंगे कास्टिक सोडा के उपयोग, पहले लिख देंगे हेडिंग कास्टिक, यहाँ पर लिख देंगे कास्टिक सोडा के उपयोग, और यहाँ पे 1 नंबर में लिखेंगे साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में, यानी कि जहाँ पे साबुन और डिटर्जेंट मतलब जो सर्फ होती है उसका जहाँ निर्माण होता है वहाँ पे कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है जिससे मैल को छुड़ाने में आसान रहता है। दूसरा होता है ऊर्जा के क्षेत्र में, जो भी ऊर्जा के जितने भी क्षेत्र हैं जहाँ पे ऊर्जा निर्माण होती है या ऊर्जा के जो भी सामान बनते हैं उसमें हम लोग कास्टिक सोडा का उपयोग करते हैं। तो 2 उपयोग हो गया। अगला हेडिंग यहाँ लिख लेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है, तो प्लास्टर और पेरिस का उपयोग पहला लिख लेंगे इसमें शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने में। शल्य मतलब जहाँ पे हड्डी के जहाँ डॉक्टर जहाँ पे हड्डी टूटता है या मोच आती है तो उसमें हम जो प्लास्टर का उपयोग करते हैं उसमें हम लोग जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। दूसरा होता है कि मूर्तियाँ एवं खिलौने बनाने में, जहाँ मूर्ति बनती है या जहाँ खिलौने बनता है प्लास्टिक का वहाँ भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो ये रहा हम लोग का कास्टिक और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। इसको लिखेंगे तो हम लोग 4 नंबर का कंप्लीट मिल जाएगा। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो पाठ दूसरा का जो अम्ल क्षार एवं लवण पाठ है इसमें जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो 6 नंबर के लिए आएगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप समझिए। प्रश्न को देखिए कई तरीके से और 2018 से लेकर 18, 19, 20 और 21 में एग्जाम नहीं हुआ था तो 22 लगातार जो है एक ये प्रश्न आता रहता है, ये लगातार जो प्रश्न ये पूछता रहता है। तो देखिए प्रश्न क्या है और क्या पूछता है। प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि गुण व उपयोग बताइए। इसको कैसे बनाते हैं इसका विधि बताना है, गुण बताना है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये बताना है। प्रश्न को ऐसे घुमा फिरा पूछ सकता है प्लास्टर ऑफ पेरिस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में लिखना है। अगला प्रश्न घुमा फिरा पूछ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए, इसमें जिप्सम कैसे प्राप्त किया तो यही बताना है। यानी कि यहाँ पे कई ठो जो प्रश्न है जो घुमा फिरा पूछता है, लेकिन प्रश्न को पूछने का आशय यही है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार 18 से और 2022 तक पूछता आ रहा है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद करके जाइएगा। तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे उत्तर में जिप्सम को 120 डिग्री से 130 डिग्री ये सेल्सियस है पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जो जिप्सम होता है उसको हम 120 डिग्री टेम्परेचर जो होता है ना सेल्सियस उससे 130 के बीच में जब गर्म करते हैं तो उसमें से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस निकलता है, यानी कि जिप्सम से ही क्या निकलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, अब इसको जो है बनाने की जो विधि होती है यहाँ पे रासायनिक जो है समीकरण दिया गया है 2CaHO4 × 2H2O को जो हम लोग 120 और 130 डिग्री पे जब हम गर्म करते हैं सेल्सियस पे तो हम लोग का जो है CaSO4 का होल ट्वाइस × H2O + 3H2O जो है
ये हम लोग को बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जो है यहाँ पे जो है ये हम लोग का जिप्सम है, और जब 120 और 130 डिग्री के बीच में जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये हम लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। अब अगला हेडिंग लिखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुणधर्म, इसका गुणधर्म क्या होता है, तो इसको देखिए, इसमें 1 नंबर लिखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद रंग का चूर्ण है जो तेज गर्म करने पर निर्जल CaSO4 में बदल जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो सफेद रंग का एक चूर्ण होता है, और जब इसको तेज गर्म करते हैं, अब 120 डिग्री बहुत ज़्यादा तेज हो गया, जब उसमें हम लोग गर्म करेंगे तो ये हम निर्जल CaSO4 में बदल जाता है। इसको हम लोग समीकरण द्वारा समझ सकते हैं कि CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O को जब तेज गर्म करेंगे, यानी कि वही जो है 120 डिग्री के आसपास में जब गर्म करेंगे तो 2CaSO4 प्लस H2O बन जाएगा। दूसरे से गुणधर्म है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे ही हम उसमें जल में डालते हैं तो इसमें से ऊष्मा क्या होती है, उत्पन्न होती है, और वह शीघ्रता से जिप्सम में बदलकर जम जाता है। जैसे ही उसको हम लोग जो है जल में डालते हैं तो तेजी से क्या होता है, उसमें से जो ऊष्मा उत्पन्न होता है, और तेजी में ये जो है जिप्सम बदल जाता है और ये जम जाता है, कठोर पदार्थ बन जाता है। इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। इस क्रिया को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना, यानी कि प्रश्न कह दे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर लिख देंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और वह शीघ्रता से जिप्सम में बदलकर जम जाता है। इस क्रिया को ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। इसको भी हम रासायनिक जो है समीकरण समझ सकते हैं कि CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O प्लस 3H2O है। अगर अभी क्रिया कर रहे हैं तो 2CaSO4 इंटू 2H2O जो है बदल जा रहा है, यानी जिप्सम में ये बदल जा रहा है। अब अगला इसमें हेडिंग लिखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, यानी इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये हम लोग को हेडिंग लिखना है। तो पहला इसमें होता है शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने में, यानी जहाँ पे हड्डी टूटता है वहाँ पे हड्डी को जोड़ने के लिए जो प्लास्टर का उपयोग किया जाता है वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा होता है सांचे और मॉडल बनाने में, जितने भी सांचा बनता है कांच का, जो भी शीशे का जो भी बनता है उसमें प्रयोग करते हैं। तीसरा मूर्ति और खिलौना बनाने में, जहाँ मूर्ति और प्लास्टिक का जो भी खिलौना बनता है वहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। तो ये रहा हम लोग का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। इतना जब लिखेंगे हेडिंग दे देकर, जैसे इसका पहले हेडिंग लिख देंगे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिर इसमें जो भी अभिक्रिया है, फिर इसका गुणधर्म लिखेंगे और फिर इसका उपयोग लिखेंगे, तब हमको जो 6 नंबर का एक प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा।